डे 3। जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 3 ऑफ 270 डे चैलेंज चालू हो गया है। तो यस, वी गोना स्टार्ट विद आवर मेट्राइसिस और आज हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा पूरा का पूरा ख़त्म फ्रॉम एनसीईआरटी। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स अगली क्लास के अंदर। और वहाँ पर डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ हम लोग केमिस्ट्री अभी नहीं उठाने वाले हम लोग अभी भी, क्योंकि अभी तो फिज़िक्स चल ही रहा है। तो जब तक फिज़िक्स का पहला चैप्टर ख़त्म होगा मेरे हिसाब से, तब तक हमारा डिटर्मिनेंट्स भी यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हमारा 3.5 जो कि है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सच एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। डेफिनेशन क्या होता है ट्रांसपोज का? इफ ए आई जे इज एम क्रॉस एन देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब आपको क्या करना है? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। ये आपकी क्या है? रो, वो आपकी बन जाएगी कॉलम। ये आपकी है रो, वो आपकी बन जाएगी कॉलम। ये आपकी है रो, वो आपकी बन जाएगी कॉलम। तो सिंपल सी बात है, 3x2 विल बिकम 2x3। तो यहाँ से एक और चीज़ भी पता लग रही है, इफ 3x2 कैन बिकम 2x3 देन ऑलवेज ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी वैलिड, क्योंकि ये देखो ये और ये तो सेम बन रहा है। तो आप लोग का ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा वैलिड होगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। और बाकी ए ट्रांसपोज को लिखते कैसे? या तो डैश से लिखते या फिर ट्रांसपोज से लिखते हैं। ठीक। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, अगर आप ए ट्रांसपोज ले रहे हो उसका वापस ट्रांसपोज कर रहे हो, अब वापस यार इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो आपका कॉलम में बदल जाएगा, रो आपका कॉलम में बदल जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आपका ए होता है। के मतलब कोई स्केलर 2 से अगर आपने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और वापस ट्रांसपोज ले लिया तो 2 तो ठीक है, नंबर ही तो है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपका के ए का होल ट्रांसपोज इज के इंटू ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज जो दिमाग में एक्चुअल में रखनी होती है ना, वो बेटा ये और ये रखनी होती है, पहली, तीसरी और चौथी। और तीसरी और चौथी तो बहुत ज़्यादा काम में आती है, स्पेशली फोर्थ वन। तीसरी क्या कहती है? अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो तो आपको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। लेकिन अगर आप ए बी का होल ट्रांसपोज करते हो तो आंसर आपका बनता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पक्का क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए लोग बोलेंगे तो हम लोग वो चीज़ देख लेंगे। अभी के लिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मैं निकालूंगा तो मेरा ये रो बन जाएगा कॉलम, तो माय फर्स्ट कॉलम विल बिकम 3√2 और मेरा सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा? सेकंड रो का कॉलम 420। तो वापस मैं उसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो वापस यही आंसर आ जाएगा। अब आप लोग ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अगर आपको वेरीफाई करना है तो पहले तो ए प्लस बी निकालो। 5 आएगा, -1 प्लस √3 आएगा, +4 आएगा, +5 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। उसका ट्रांसपोज लोगे और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लो तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं कर रहा, अब मुझे प्लस माइनस में इतना दिमाग नहीं लगाना। जो चीज़ काम की है मैं सिर्फ वही चीज़ अभी करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज ये चैप्टर ख़त्म करना है, मतलब आज के लेक्चर में ही मिसलेनियस भी हम लोग को पूरी की पूरी चाटनी है विद एग्जाम्पल। समझ में आ रही है ये चीज़ बात? तो ये हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ये सब वेरीफाई तुम कर सकते हो। यहाँ पर भी तुम्हारे पास वेरिफिकेशन है, तुम्हें तो सिर्फ प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। ठीक है, जब एक्सरसाइज आएगी तो ऑब्वियसली करवा दूंगा। ए बी निकाल दो, पहले ए बी निकाला तो ए बी ये आया, उसका ट्रांसपोज लो। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ये है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करो, देखो भाई सेम आ रहा है। थैंक यू सो मच, आंसर इज सेम। ठीक है, नाउ योर टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है पहले तो इसको जानते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक अगर आपका ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल हो, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस मैट्रिक्स का वो लेते हो
ट्रांसपोज, तो रूट पहली रो वो आपका कॉलम बन जाएगा, तो √3 2 और 3, देखो √3 2 और 3 वही आपका इधर भी कॉलम है। सेकेंड रो आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम उधर, तो 2 - 1.5 -1 विल बिकम 2 - 1.5 -1, हाँ भाई वही आ रहा है। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 - 1 1 3 - 1 1, तुम लोग लिख करके चेक कर सकते हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ए के इक्वली होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू -a, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए जब आप निकालते हो तो वो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स आती है, दैट इज ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। नाउ इफ यू पुट आई इज इक्वल टू जे वी हैव aii is equal to -aii, therefore 2aii is equal to 0 और aii is equal to 0 for all i's। मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें तुम लोग को करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हो, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा। दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज b डैश इज इक्वल टू -b। तो अब हम लोग ये चीज़ तो आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा एक थोड़ा सा चर्चा करें हम लोग, थोड़ी सी एक चाय पर चर्चा हो जाए हमारी, और वो ये है कि सबसे पहले यार तुम लोग को एक मैट्रिक्स याद रखती है। ये मैट्रिक्स जब मैं कोनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा 11th का तो तुम लोग को तब वापस आएगी। ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड्स गो फॉर कॉफ़ी, ठीक है। तो जितनी भी हॉट लड़कियां हैं जिनके पास उनके बॉयफ्रेंड्स हैं वो हमेशा कॉफ़ी डेट्स पर जाना पसंद करती हैं। सो ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉफ़ी, ये जो एक्चुअली में मैट्रिक्स है ना, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये अगर ए मैट्रिक्स है तो तुम्हारा जो ए ट्रांसपोज आएगा ना बेटा, पहली रो वो कॉलम में बदल जाएगी AHG, दूसरी रो वो कॉलम में बदल जाएगी HBF, तीसरी रो वो कॉलम में बदल जाएगी GFC। क्या मैं देख सकता हूँ ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉफ़ी, मतलब ए डैश और ए मेरा क्या आया, सेम आविग्यू। इसका मतलब ये कि अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मुझे एक चीज़ पता लग रही है कि डायगोनल एलिमेंट्स मेरी कोई भी हो, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता, बट जो ये और ये जो लाइन में एलिमेंट्स है, ये और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, ये और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट्स हैं, वो दोनों आपके सेम होने चाहिए। तो दूसरी तरफ जो डायगोनल्स बन रहे हैं वो आपके हमेशा सेम एलिमेंट्स वो होने चाहिए। अगर आप लोग ध्यान से देख सकते हो, वापस इधर बता रहा हूँ, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, अपर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट्स और लोअर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, या फिर आपके बेसिकली जो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सेम होने चाहिए, मतलब एक्सेप्ट द डायगोनल। तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़, हाँ दूसरी चीज़ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक की जब मैं बात करता हूँ तो A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज होता है, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो अगर मेरी A ये हो, इसका A ट्रांसपोज ये हो, लेकिन माइनस साइन तो आ नहीं रहा है कहीं पर, क्योंकि A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज हो जाना चाहिए। तो A मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है, ऐसे ABC आपका -H -G -F HGF। अब लोग बोलेंगे भाई क्यों गलत पढ़ा रहे, गलत ही पढ़ा रहा, बता रहा हूँ कि उन्होंने जब बोला था ना कि डायगोनल एलिमेंट 0 हो क्यों होने चाहिए, अभी उसका रीज़न जस्टिफाई कर रहा हूँ। जब भी आपके एलिमेंट्स जो आपके जैसे सिमेट्रिक में ये और ये और ये और ये जो आपके अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली ऑपोजिट इन साइन होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, ऑपोजिट इन साइन। तो H -H देखो दोनों ऑपोजिट साइन, G -D ऑपोजिट साइन, ठीक है। अब मैंने अगर बेटा ट्रांसपोज लिया, तो
ए पहली रो, फिर दूसरी रो एच बी माइनस एफ, फिर जी एफ सी। अगर तुम देखो यहाँ पर, अगर मैं सबसे माइनस साइन को कॉमन बाहर ले लूँ, ठीक है, या फिर माइनस से बेसिकली मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या मेरा आंसर ये बन रहा है? नहीं, क्योंकि मेरा आंसर अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर बेसिकली जो बनेगा वो बेसिकली ये वाले जो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जो ये जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले ट्रायंगल में, वो तो मेरे सही आ रहे हैं, लेकिन यार अगर तुम खुद ध्यान से देखो मेरे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो आप खुद सोचो, अगर इसको इसके इक्वल होना है तो ऐसा कौन सा नंबर है जब a माइनस ए के इक्वल हो? वो सिर्फ और सिर्फ बेटा आर्यभट्ट जी का नंबर होता है, इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स आपके सारे क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, पता लगा? तो ये चीज़ यार बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। All right, back to work then again. So theorem 1 क्या कहता है? For any square matrix A with real numbers as their entry, A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is always a skew symmetric matrix. अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना है इसके अंदर? वो ये है कि हम लोग प्रूविंग कैसे करते हैं इन सारे क्वेश्चंस की। तो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, मतलब तरीका क्या, जो इधर दिया हुआ है वही बता रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, प्रूविंग कैसे करते हैं। बेसिकली आप लोग को प्रूव क्या करना है कि a प्लस ए डैश हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इन क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करते हैं? जो आपको प्रूव करना है वो क्या है? a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। a प्लस ए डैश जब आप करोगे वो भी एक मैट्रिक्स ही आंसर आएगा। सो आपको लेट करना है कि b आपका a प्लस ए ट्रांसपोज है। अगर आपका b इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो अगर आपको, क्योंकि ये इसका आंसर है, बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है? a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, मतलब बेसिकली b क्योंकि इसका आंसर है, तो b को अगर मैं b ट्रांसपोज से इक्वल कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एंड इफ b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट वेरी वेल signifies that a plus a dash will be a symmetric matrix, क्योंकि मैंने a plus a dash को ही b माने। तो पहले आपको एक तीसरी मैट्रिक्स एज्यूम करनी पड़ती है, दूसरी मैट्रिक्स या तीसरी मैट्रिक्स जो भी है वो आपको एज्यूम करनी पड़ती है और अकॉर्डिंगली आपको प्रूफ करना है। अब आपको b इज इक्वल टू बी डैश प्रूफ करना है, मतलब आपको b डैश निकालना पड़ेगा। तो अगर आपके पास b है और अगर आप b डैश लेते हो, b डैश मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस ए डैश का होल डैश, पूरे का डैश ले लूंगा। यहां पर लगेंगी बेटा प्रॉपर्टीज। तो हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, मतलब a डैश प्लस बी डैश, ठीक है? सो a डैश प्लस ए डैश का होल डैश जो कि a हो जाएगा। अब खुद सोचो, a डैश प्लस a अगर आपका आंसर आ रहा है तो ये तो एडिशन तो कम्यूटेटिव ही होता है। a डैश प्लस a एक्चुअली में आपका क्या है? b है, तो b डैश आपका b के इक्वल आ गया, ठीक है? वहीं पर जब आप नीचे देखोगे तो आप लोग का वापस, जब आपको a माइनस ए डैश को अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो खुद सोचो, b इज इक्वल टू माइनस बी डैश आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो वापस आप क्या करोगे? पहले b डैश निकालोगे, b डैश जब आप निकालोगे तो आपका a डैश माइनस a बन जाएगा, ठीक है? b आपका ये था, इन्होंने, ठीक है, c लेकर के किया है, c आपका a माइनस ए डैश है। जब आप c डैश निकालोगे तो वापस आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। अच्छा खुद सोचो, पहली बार बता रहा हूँ, a प्लस बी का डैश करो तो a डैश प्लस बी डैश होता है, और अगर आप a माइनस बी का डैश करो तो भी वो a डैश माइनस बी डैश हो जाता है, ठीक है? तो प्लस माइनस मैंने आप लोग को समझाया ही है, वो तो वो क्या होता है? नेगेटिव नंबर से बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है? तो जब आप डैश करोगे तो a डैश माइनस ऑफ a डैश का डैश जो कि a बन जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है a डैश माइनस a, और a डैश माइनस a आपने
सी को a माइनस ए डैश एज्यूम किया था और आपका सी डैश की वैल्यू आ रही है a डैश माइनस ए। तो आप खुद चेक करो कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो सी डैश को तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ए डैश प्लस ए, जो कि एक्चुअली में सी के ही इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ से आपका प्रूव हो गया कि ए माइनस ए डैश हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जबकि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और एक रूल हमेशा याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स को आप बेसिकली सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। कोई भी मैट्रिक्स को ए को आप सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। तो बेसिकली वो कह रहा है कि बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को आप हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाते कैसे। आप खुद सोचो, अगर आपको ए लिखना है तो क्या आप ए को a बाई टू प्लस ए बाई टू लिख सकते हो? मतलब हाफ इंटू मैट्रिक्स ए प्लस हाफ इंटू मैट्रिक्स ए लिख सकते हो, क्योंकि हाफ प्लस हाफ तो 1 ही हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं हाफ ए में अगर हाफ ए ट्रांसपोज को ऐड करूं, इस वाले पार्ट में हाफ ए ट्रांसपोज को ऐड करूं और इस वाले पार्ट में हाफ ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करूं, तो एक्चुअल में मैंने बेसिकली जीरो ही ऐड किया है। मैंने हाफ ए डैश ऐड किया तो हाफ ए डैश सब्ट्रैक्ट भी किया है, बस मैंने क्या किया, एक तरफ ना लिख करके थोड़ा स्प्लिट करके लिख दिया। तो यहाँ से खुद एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर आप हाफ कॉमन ले रहे हो तो हाफ टाइम्स ए प्लस ए डैश बन रहा है, हाफ टाइम्स ए माइनस ए डैश बन रहा है। और अभी अभी वी जस्ट प्रूव्ड अबव कि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो बेसिकली वी रोट द मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वो यहाँ पर कहना चाह रहा है। फ्रॉम द थियरम वी नो दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक। और क्योंकि हम लोग एक के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के का हम लोग को वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश इज हाफ टाइम्स ए डैश प्लस ए ही बनेगा। समझ में आई बात? तो ये एक आपका थियरम है, ऊपर हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम लोग को सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं ये 3x3 वाला सॉल्व करके नहीं बता रहा, मैं 2x2 वाला सॉल्व करके बताऊंगा। आप 3x3 वाला सॉल्व करके देख लेना, बट मैं प्रोसीजर अभी आप लोग को समझा रहा हूँ। तो प्रोसीजर क्या होता है, बी को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ टाइम्स बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड्स में आने के चांसेस इसके बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, अब b प्लस बी ट्रांसपोज का हाफ करना है आपको, तो b आपने निकाल लिया, अब b ट्रांसपोज निकाल दो, तो b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 एंड आपका माइनस 4 4 माइनस 3। बेसिकली मैंने कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखो b ट्रांसपोज आ गया। अब आप b प्लस बी ट्रांसपोज निकालो, इंटू हाफ कर दो, b माइनस बी ट्रांसपोज निकालो, इंटू हाफ कर दो, दोनों को ऐड कर दो, वापस आपका आंसर b मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, देखो आपने क्या किया, हाफ इंटू बी प्लस बी ट्रांसपोज पी मैट्रिक्स निकाल लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हो कि पी ट्रांसपोज ये आपका पी के इक्वल आ रहा है, मतलब आपकी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, हाफ टाइम्स बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालो, फिर क्यू का ट्रांसपोज लो, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपका ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। पी प्लस क्यू को ऐड करोगे तो आंसर बी इटसेल्फ वापस आ जाएगा। तो ये इसका तरीका है यार, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। फटाफट से एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर करेंगे सॉल्व। सो 3.3 में पहला ट्रांसपोज, ये तो आपकी सीधा एक रो मैट्रिक्स बन जाएगी 5 हाफ माइनस 1। ठीक है, योर कॉलम विल गेट कन्वर्टेड इनटू रो। ठीक है,
योर रो विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉलम, 1 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा, 2 3 आपका ऐसे हो जाएगा। मैं ये करके नहीं बता रहा, ये आपसे वैसे ही हो जाएगा। ये वेरीफाई करना है मत करना, ये वेरीफाई करना है मत करना, ठीक है, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना अपने वेरिफिकेशन पे। देन फाइंड a प्लस 2b का डैश, ये हम लोग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो तो पहले तो 2b निकाल दो, तो 2b ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब a प्लस 2b का डैश का मतलब क्या होता है, a डैश प्लस 2b का होल डैश, जो कि क्या होता है a डैश प्लस, ये क्या हो गया, हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी के a का होल डैश क्या होता है बेटा, k टाइम्स a डैश, मतलब 2 टाइम्स b डैश। तो a डैश मेरा क्या हो जाएगा, a डैश निकालो यार, a डैश क्या हो जाएगा, -2 3 है, तो -2 3 कॉलम में चला जाएगा, 1 2 रो है तो 1 2 कॉलम में चला जाएगा, प्लस हमने 2b तो ढूंढा हुआ ही है, हमें सिर्फ 2b डैश करना है, मतलब इसका डैश लेना है। तो ये अपना आंसर कितना हो जाएगा, -2 2 ऐसे हो जाएगा और 0 4 भी आपका ऐसे हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका -4 3 3 और 6, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर आप a प्लस 2b वैसे भी करते तो भी -4 3 आपका क्या आता, 3 प्लस 6 इधर 6 आता, ठीक है। तो बस आप उसका भी ट्रांसपोज करते तो यही आंसर आपका बनता, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप हम जाते हैं। ये भी वेरीफाई है, ठीक है, कर लेना। देन वेरीफाई दैट a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये ना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बस ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड याद रखना, जब हम लोग जेई के डेप्थ में जाएंगे तो हम लोग ये रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ये रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और मैं पहले ही कह रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा मैजिक मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आने वाली है मैजिक मैट्रिक्स, वो मैजिक मैट्रिक्स को मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, बहुत ही काम की मैट्रिक्स है। आप लोग का एक एग्जाम्पल है मैजिक मैट्रिक्स का मेरे हिसाब से, ठीक है, वो नीचे आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वो मैजिक मैट्रिक्स याद रखनी है। और ये तो ठीक है, a डैश इंटू ए निकालो, आप a डैश निकाल लो इसका, तो a डैश क्या हो जाएगा, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, और जब आप a डैश इंटू ए करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, उधर प्लस साइन कॉस माइनस साइन कॉस हो जाएगा, प्लस साइन कॉस माइनस साइन कॉस इधर भी हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 1। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी हम लोग देखने वाले हैं, जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ लेंगे तो मैं इसको और डेप्थ में लेकर के जाऊंगा कि अगर आप प्रोडक्ट्स लोगे, एक रो आपने लिए, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के रोज लोगे तो वो हमेशा 0 आते हैं उसके प्रोडक्ट्स, ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। और जब भी आप इनके स्क्वायर्स लेकर के ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये सब कहाँ से आता है आगे चल कर मैं बताऊंगा। यहाँ पर भी तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस हमेशा 0 आएगा, और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हमेशा 1 आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अरे यार इन्होंने कोई भी ठीक है, मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं वेरिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, राइट ए इन द सम ऑफ दिस, ये तो बेटा ऊपर वाले ही है, वही है, ए को ये माना है, फिर ए प्लस ए डैश डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ए शो दैट, अच्छा ये तो शो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक है, ये तो डायरेक्ट हो गया बेटा। ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉफी, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, काम खत्म। शो दैट दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये तो 0 होने चाहिए पहले तो डायगोनल, दिस और दिस माइनस का साइन, दिस और दिस माइनस का साइन, दिस और दिस, इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। फॉर द मैट्रिक्स दिस वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज ढूंढ लेना और उसका फिर ट्रांसपोज ले लेना, तुम्हारा सिमेट्रिक आएगा, ये माइनस ए ट्रांसपोज ये है, ये फाइंड ये कर लेना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ दिस। तो मैं तुम्हें ये वाला करके बता रहा हूँ बस, ठीक है। 3 5 -1 और 1 वाला मैं करके बता रहा हूँ तुम्हें। तो इधर पहले ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं, स्टेप्स भी बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। ए मैट्रिक्स इज 3 5 1 -1, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बी मैट्रिक्स मानेंगे जो कि है हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले ए ट्रांसपोज यहाँ पर निकाल करके रख देते हैं, जो मेरा हो जाएगा बेटा 3, 5, 1 और -1। ठीक है, अब हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा कितना हो जाएगा 6, 6, 6 -2, हेंस माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3, 3, 3 -1। तो ये आपका बी आया। अगर आप बी ट्रांसपोज निकालते हो तो आंसर आपका आ जाएगा 3, 3, 3 -1 ही आएगा। सो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज लिखना है यहाँ पर, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, हेंस बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये लिख देना इधर। अच्छा, सी के लिए कर लेते हैं यही सेम चीज़। मैं तुम्हें प्रोसीजर बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बाकी ये चीज़ जेई में तो वैसे भी नहीं आने वाली, बट बोर्ड्स लेवल पर इंपॉर्टेंट है। सी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज लेंगे। हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज 0, 4, -4 एंड 0 अगेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, 2, -2 और 0। तो ये आपका सी है। सी ट्रांसपोज जब आप ढूंढोगे तो आपका 0, 2, -2 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सी इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज आ रहा है। इसका मतलब हेंस सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू बी कितना है मेरा 3, 3, 3 -1 प्लस सी मेरा कितना है 0, 0 -2 और 2 ऐड कर दो बेटा आंसर 3, 1, 5 -1 और 3, 1। अरे ये क्या आ रहा है, मैंने किसको ऐड कर दिया? ओ, मैंने सी डैश को गलती से ऐड कर दिया और बी डैश को ऐड कर दिया। तो सी डैश प्लस बी डैश तो ऑब्वियसली ए डैश ही आएगा यार, है ना। सी डैश प्लस बी डैश तो ऑब्वियसली ए डैश आएगा। हमें क्या करना था, सॉरी ऑब्वियसली मुझे ये नहीं करना था, मैंने देखा ही नहीं। हम लोग को करना था ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, हमें बी और सी को ऐड करना था। ठीक है, तो दिस इज माई बैड। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, मैंने गलती से ये वाली वैल्यू दे दी। बी आपका क्या है 3, 3, 3 और -1 प्लस सी आपका क्या है 0, 2, -2 और 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 5, 1 -1 और यही आपका ए मैट्रिक्स है। तो यू प्रूव दैट ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है, बस आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं यार। रिकॉर्ड करने के बाद यार पता लगा है कि 11th और 12th क्वेश्चन कट हो गए क्योंकि रिकॉर्डिंग की लिमिट मेरी एक्सीड हो गई। तो ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो वापस मतलब मैं वापस सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग तो एक ही बार देख रहे हो। तो ठीक है, 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी इज। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले जो गिवन होता है वो लिखते हैं, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए इज इक्वल टू ए डैश है और बी इज इक्वल टू बी डैश है। ठीक है, देन ए बी माइनस बी है, देन ए बी माइनस बी। मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि जो पूछा जाता है उसको एक रैंडम मैट्रिक्स मान लो। तो C इज इक्वल टू बेटा ए बी माइनस बी हो गया। अब देखो मैं इसको और सिंपल बनाने के लिए क्या करता हूँ, ए बी को D मान लेता हूँ, ए बी को D मान लेता हूँ और बी ए को E मान लेता हूँ। ठीक है, अपने लिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़। तुम लोग डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो कर लो, कोई इतना वो नहीं है। अब क्वेश्चन तो मेरा क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू D माइनस ई, है ना। चलो अब वो बोल रहा है कि चेक करो कि C क्या है। तो मैंने क्या बोला था, आपने जब C लिख दिया होगा तो अब आप C डैश ढूंढोगे। तो C डैश आपका कितना बन जाएगा D डैश, अच्छा प्रॉपर्टी क्या लगेगी D माइनस ई का होल डैश, जो कि हो जाएगा D डैश माइनस ई डैश। अच्छा D डैश क्या होगा खुद सोचो ज़रा। D डैश होगा रिवर्सल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, रिवर्सल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा ये रिवर्स हो जाती है, बी डैश ए डैश हो जाएगा ना ये, और सिमिलरली ई डैश भी मेरा क्या बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो रिवर्सल प्रॉपर्टी, तो सी डैश डी डैश क्या बन जाएगा बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश। अब बेटा नेक्स्ट चीज़ क्या है, सी डैश इज इक्वल टू
क्या मैं बी डैश को बी लिख सकता हूँ, जो मेरे पास गिवन है उसको मुझे यूज करना पड़ेगा। ए डैश को ए लिख सकता हूँ माइनस ए इंटू बी, और खुद सोचो बी ए क्या था मेरा, ई था, ई माइनस डी बन रहा है। तो मेरा सी डैश अगर ई माइनस डी बन रहा है तो खुद सोचो यार, माइनस सी डैश मेरा सी के इक्वल आ रहा है, हेंस मेरा आंसर क्या है, इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं पहले तो वो बता देता हूँ। वापस रिपीट कर रहा हूँ स्टेप, जो गिवन होता है वो लिखो, गिवन लिखने के बाद जो पूछा गया उसको एक रैंडम मैट्रिक्स माना करो, फिर उसका ट्रांसपोज लेकर के चेक कर लो कि आंसर क्या है। जब उसका ट्रांसपोज ले लो तो प्रॉपर्टीज यूज करो, जो गिवन है वो यूज करो, एंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं यार ये भी क्वेश्चन, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आई है तो अल्फा क्या है, पहले तो ए ट्रांसपोज ढूंढ लो भाई। कॉस अल्फा, ये इधर जाएगा तो साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2 कॉस अल्फा बनेगा। ये तो शून्य बन जाएगा, शून्य बन जाएगा, 2 कॉस अल्फा बनेगा। और इसको तुम इक्वेट कर रहे हो आइडेंटिटी से, मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, 2 कॉस अल्फा को 1 के इक्वल होना पड़ेगा, मतलब कॉस अल्फा को आधा होना पड़ेगा। कॉस अल्फा कब आधा होता है भाई, ठीक है, 60 पर, है ना। सो दिस इज इट गाइज, यहाँ पर आपका एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरी बार शूट कर रहे हो इसलिए एनर्जी थोड़ी लो हो गई इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स से पढ़ेंगे एंड फिर मिसलेनियस के एग्जाम्पल और मिसलेनियस के क्वेश्चन करके इस चैप्टर को आज निपटा करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, पानी पियो तब तक। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स से चालू करते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेबल मैट्राइसिस क्या होती है यार, डेफिनेशन नंबर 6, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix B of the same order m, अगर सेम ऑर्डर आपका m है, such that AB is equal to BA is equal to I, such that कंडीशन बस ध्यान से देखो, AB सेम ऑर्डर की है B मैट्रिक्स, AB और BA कम्यूटेबल है, ए बी इज इक्वल टू बी आ रहा है, और ए बी इज इक्वल टू बी ए आने के बावजूद तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए जो आ रहा है वो एक्चुअली में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इन दैट केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। तो मैं तुम्हें एक बेसिक सा लॉ बताता हूँ यार, तुम लोग ने ये मैथ्स में कितनी बार पढ़ा हुआ है। ए इंटू 1/a क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो a इंटू ए इनवर्स 1 होता है। तो बेसिकली यार तुम इधर भी यही चीज़ कर रहे हो ना। ए बी इज इक्वल, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आई मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक्चुअली में 1 है। तो ए बी की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बी को ए इनवर्स होना पड़ेगा, है ना। ए बी की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो बी को ए इनवर्स होना पड़ेगा। ये बेसिक से मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ इसको समझने का, ठीक है। इधर लिखोगे तो आई तुम, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें इसको प्रूफ करके भी बता दिया, क्योंकि 1/a को यू कैन राइट एज a की पावर -1, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने a है, ये b है, इसको सॉल्व किया है, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो दस b इज़ द इन्वर्स ऑफ a, ठीक है। b इज़ द इन्वर्स ऑफ a, या फिर आप ये भी बोल सकते हो a इज़ द इन्वर्स ऑफ b। दोनों चीज़ें वाइसा वर्सा ट्रू है, ठीक है। दोनों चीज़ें वाइसा वर्सा आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, सिंस बी ए और ए बी आपका टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल इट इज़ नेसेसरी दैट मैट्रिसेस ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आपका ए बी और बी ए आपका उल्टा सीधा आएगा, ठीक है। सेम तो नहीं आएगा,
ठीक है, क्योंकि एक 2x3 और 3x2 है, तो एक का आंसर 2x2 आएगा, एक का आंसर 3x3 आएगा। तो आपके आंसर्स ही अलग आएंगे। सिंस फॉर प्रोडक्ट्स बी एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, इफ B इज द इनवर्स ऑफ A देन A इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ B। ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, याद रख लेना। अगर A B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स भी होता है। ये प्रॉपर्टी जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत काम की है, पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। अब थियरम 3, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। Let A is equal to this be a square matrix of order m. If possible, let B and C be two inverses of A. We shall show that B is equal to A. AB is equal to BA is equal to अगर I है, AC is equal to CA is equal to I है। अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या ध्यान से देखूं, इन्होंने क्या किया, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कर दी। क्या मल्टीप्लिकेशन कर दी कि लेट सपोज आपने I की जगह AC लिख दिया, इधर आपने I की जगह AC लिख दिया, या फिर अगर आपने एक B मैट्रिक्स लिए, मैं इसको करके ही बता देता हूँ ना। वैसे तो प्रूफ है, प्रूफ कहना क्या चाहता है कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है यार, ठीक है, एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है, ठीक भाई। जो पहला वाला प्यार करके चलेगी वैसा प्यार वापस नहीं मिलता, सही बात है ना। तो एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर देखो, क्या मैं एक बी मैट्रिक्स को b इंटू आई लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर होता है, वैसे ही बी मैट्रिक्स को आपने b इंटू आई लिख दिया। अब b इंटू आई लिख दिया, i की जगह क्या मैं ac लिख सकता हूँ? हाँ, मैं ac लिख सकता हूँ। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ क्या कहेगा, ba इंटू सी लिख सकते हो, सॉरी एसोशिएटिव लॉ है ना। एसोशिएटिव लॉ क्या कहता है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ठीक है। अब बी ए की वैल्यू आप वापस आई लिख सकते हो, तो आई इंटू सी आ गया आंसर, जो कि सी के इक्वल ही आ गया। तो बी और सी आपके बेसिकली इक्वल आ गए, ठीक है। ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है। प्रूफ करोगे नहीं करोगे कोई लेना देना नहीं है अपने को। बाकी इसमें भी जैसे ट्रांसपोज में आपका रिवर्सल लॉ लगता है, ए बी में भी आपका रिवर्सल लॉ लगता है। लेकिन ये रिवर्सल लॉ को अभी हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वो चीज़ अभी हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। If A and B are invertible matrices of the same order, then AB inverse is equal to B inverse A inverse होता है। ये आपको प्रूफ करना है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर आपको AB का इनवर्स प्रूफ करना है, खुद सोचो, एक चीज़ ध्यान दो। अगर आपको AB का इनवर्स प्रूफ करना है, अगर आपको AB का इनवर्स ढूंढना है, तो बेसिकली अगर आपको A इनवर्स ढूंढना है, तो आप क्या करते हो, A इंटू ए इनवर्स बेसिकली I के इक्वल होता है, वहीं से आप इनवर्स को ढूंढ सकते हो, ठीक है। A इंटू ए इनवर्स I के इक्वल होता है, वहीं से आप A इनवर्स ढूंढ सकते हो। तो अगर आपको ए बी इनवर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो खुद सोचो, आप ए बी इनवर्स को अगर आप ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा, क्योंकि ए बी इनवर्स पूरी की पूरी एक मैट्रिक्स है, ए बी एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स है। तो ए बी का ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, जैसे ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई आई होता है, वैसे अगर मैं ए बी को पूरे के लिए एक बार के लिए सी मान लूँ तो बेसिकली सी इंटू सी इनवर्स इज इक्वल टू आई होगा ना, सही बात है ना। तो वैसे ही मैंने लिखा है ए बी का होल इनवर्स इंटू ए बी इज आई। अच्छा, अब मैंने लेफ्ट साइड क्यों लिखा, तुमने देखा होगा जब मैं लिख रहा था तो मैंने हिचकिचाया, मैं लेफ्ट साइड लिखूँ या राइट साइड। तो लेफ्ट साइड जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो ना, अभी तो लिखी है मैंने, लेकिन जब आप कोई भी चीज़ लेफ्ट साइड की तरफ से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं बेटा प्री मल्टीप्लिकेशन। देखो इधर लिखा हुआ भी है प्री मल्टीप्लिकेशन। अगर आप राइट साइड के उधर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन प्री मल्टीप्लाइड करके इन्होंने दिया हुआ है। प्री मल्टीप्लाइड पहले दिखा देता हूँ क्या है, मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाइड से सॉल्व करके दिखाऊंगा ये सेम चीज़ को, सो दैट तुम्हें समझ में आए कि प्री और पोस्ट क्या होता है।
मैं ये चीज़ क्यों बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जेई में। जेई मेंस जेई एडवांस के जो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चंस में से एक है, वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं प्री एंड पोस्ट, जिसके अंदर वैल्यूज कुछ नहीं होती, बस ऐसी रैंडमली सॉल्व करना होता है हवा में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से देखना। इन्होंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई क्या किया, ए इनवर्स लेफ्ट साइड, दोनों तरफ लेफ्ट साइड देखो मल्टीप्लाई किया। अब खुद सोचो, ए इनवर्स इंटू ए वापस क्या बन जाएगा आपका, आई बन जाएगा। ठीक है, इधर तो ए इनवर्स ही रह जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन ये बन गया। अब मैं वापस बी इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, बी इनवर्स इधर प्री मल्टीप्लाई किया तो ये आपका वापस आई बन गया, ये देखो तो आपका आंसर आ गया। अब मैं इस सेम चीज़ करके बताता हूँ। अभी अभी मैंने बताया था, आप सी इनवर्स इंटू सी भी करोगे तो भी आई होगा, या सी इंटू सी इनवर्स भी करोगे तो भी आपका आई होगा। तो ए बी का इनवर्स अगर आप देखते हो, ए बी का इनवर्स इंटू ए बी लेट सपोज मैं लिखता हूं, तो वो आई होगा। ठीक है, अब आप खुद दिमाग लगाओ, क्या मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी इनवर्स कर दूं? इधर भी पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, इधर भी पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, आई बन गया। और ए इंटू आई क्या होता है, ए इंटू आई क्या होता है, ए ही रहता है। तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू आई, दैट इज ए, विच इज इक्वल आई इंटू बी इनवर्स इज बी इनवर्स इटसेल्फ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। तो अगर मैं बेटा ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती कभी भी, तो ये तो बी इनवर्स ए इनवर्स बन गया, और ये खुद सोचो ये आई बन गया, ये आई बन गया। तो ए बी इनवर्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, बी इनवर्स ए इनवर्स आ गई। बेटा अब ध्यान से सुनो, तुम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन जेई में ऐसे मिलने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको बेसिकली अगर किसी का इन्वर्स लिया है तो उसके बेसिक मतलब ऑब्वियसली उसके इन्वर्स से आप क्या करो, आप अगर आपको बी इन्वर्स दिया है तो आप बी से पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इन्हीं ट्रिक से सॉल्व किया जाता है जहाँ पर आप पोस्ट या प्री मल्टीप्लाई करके चीज़ों को कैंसल आउट करने की कोशिश करते हो। ये समझ लो, ऐसे क्वेश्चन जब आगे आने वाले हैं तो उसमें ऐसे ही करना होता है, ये इसका फिक्स्ड पैटर्न है। एक्सरसाइज 3.4 यार, matrices A and B will be inverse of each other only if AB is equal to BA, AB is equal to BA is equal to 0, AB is equal to 0, BA is equal to I, AB is equal to BA is equal to I। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला ख़त्म ही करवा देते हैं। ये आपकी कंडीशन होती है इन्वर्स की, ये हमेशा कंडीशन याद रखना। सो विद दिस आपका ये ख़त्म। अब हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल चालू करेंगे, और ये पहला मिसलेनियस एग्जाम्पल आ गया आपका किसका, मैजिक मैट्रिक्स का। किसका, मैजिक मैट्रिक्स का। तो मैं पानी वानी पी के आया, अब लोग भी पियो, थोड़े से चने वने खाओ, बादाम खाओ, और हम लोग मिलते हैं आगे। ऑल राइट गाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी अभी बोला था कि मैजिक इक्वेशन कोनिक सेक्शन का याद आ गया, वो भी बताऊंगा जब कोनिक पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर वी आर स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल 23। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा मैजिक मैट्रिक्स। ऑब्वियसली ये आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का है। यू जस्ट डोंट नीड टू सॉल्व दिस, ओके, देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व दिस। ठीक है, तुम्हें बस क्यों ये मैजिक मैट्रिक्स है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये मैजिक मैट्रिक्स इसलिए तुम्हें याद रखना है कि इसी को मैजिक मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉस साइन माइनस साइन कॉस। ठीक है, इसी को मैजिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये मैजिक मैट्रिक्स बेसिकली क्यों है उसका रीज़न समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो प्रूफ क्या पूछा है कि a की पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर मैं a स्क्वायर करूँ तो कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा कॉस टू थीटा आ जाएगा। n की वैल्यू 3 डालूँ तो कॉस थ्री थीटा साइन थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा। 4 डालूँ तो सिमिलरली वो।
तो इसको मैजिक मैट्रिक्स क्यों बोला गया? मैजिक मैट्रिक्स इसलिए मतलब सीधा यहाँ पर क्योंकि थीटा से 1 मल्टीप्लाइड है, स्क्वायर करोगे थीटा से 2, क्यूब करोगे थीटा से 3। क्या कोई भी मैट्रिक्स में अभी हमने कितने सारे जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी इन्वर्टेबल से भी पहले, उसमें ए स्क्वायर ए क्यूब, या उससे भी पहले वाली एक एक्सरसाइज में ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना था, ए स्क्वायर ए क्यूब, क्या ऐसे कुछ पैटर्न बन रहे थे? नहीं बन रहे थे, नहीं बन रहे थे ऐसे पैटर्न। तो ऐसे पैटर्न बेसिकली आपके ये मैजिक मैट्रिक्स में डायरेक्ट पैटर्न बनता है कि जो जो ए की पावर है वो थीटा के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है। कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ये आपकी मैजिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो बाकी शायद अगर आप माइनस साइन इधर लिखते हो और साइन इधर लिखते हो वो भी मेरे हिसाब से वैलिड ही होता है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप ए स्क्वायर चाहे तो ढूंढ लो। एक सेकंड में एक बार इधर चेक ही कर लेता हूँ, वो भी वैलिड ही होती है। बाकी ये तो है ही है, हम लोग ने देख ही लिया है। अगर मैं कॉस माइनस साइन, साइन और कॉस इधर लिखूं और इसका स्क्वायर ढूंढूं तो कॉस माइनस साइन, साइन और कॉस, तो आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो कि कॉस 2 हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, माइनस साइन माइनस 2 साइन मतलब माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस साइन 2 थीटा हो जाएगा और माइनस है, हाँ ठीक है, तो आपका वही कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली आपका माइनस साइन यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कॉस साइन माइनस साइन कॉस या कॉस माइनस साइन साइन और कॉस, ये आपकी एक मैजिक मैट्रिक्स होती है। कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो तो जेई पर्सपेक्टिव से ही यूज़ होगा, बट अभी के लिए आप ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, चलो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई ये वाले क्वेश्चन तो हम लोग को आते ही हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या था वापस रिपीट करो यार मन में, जो दिया हुआ है पहले वो लिखो। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मतलब ए इज इक्वल टू ए डैश, बी इज इक्वल टू बी डैश भाई। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या लिखनी होती है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है ए बी तब सिमेट्रिक होती है, ए बी कब सिमेट्रिक होगी, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। अगर ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा तो आपकी ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगी। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, समझाता हूँ धीरे धीरे। ए बी को पहले तो हम लोग जो स्टेप्स करते थे पहले तो वो लिखते हैं, जो गिवन होता था वो लिखते थे, जो मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता था उसको सी मैट्रिक्स या कोई भी थर्ड मैट्रिक्स से डिनोट करते थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो भी दूर पर आओ एक बार के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, हम इसका सी मैट्रिक्स का हमेशा ट्रांसपोज लेते थे, और ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ की प्रॉपर्टी आ जाएगी। बी डैश हमारा बी के इक्वल है बेटा, फिर हम लोग गिवन का यूज करते थे प्रॉपर्टी लगाने के बाद। ये सी है, ये सी डैश है। अब खुद सोचो, अगर सी को सिमेट्रिक होना है, उसने यही बोला है शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब ए बी मेरा क्या है, सी है, शो दैट सी इज सिमेट्रिक इफ ए एंड बी कम्यूट। ए एंड बी कम्यूट मतलब ए बी इज इक्वल टू, अगर बी ए होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, तभी तो सी इज इक्वल टू सी डैश होगा। और अगर सी इज इक्वल टू सी डैश है मतलब ए बी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो जैसे सॉल्व करते हैं वो तरीके तो मैंने आपको बता ही दिए, और ये आप लोग का एग्जाम्पल था। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। एग्जाम्पल 25 है, फाइंड अ मैट्रिक्स डी, ठीक है ना, सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ। हाँ, तो बेसिकली सी डी इज इक्वल टू ए बी हो गई, और कोई इन्होंने तो, हम लोग तो, मैं भी यही बोलने वाला था कि ऐसे ही करो, डी मैट्रिक्स को ले लो। मैं एक सेकंड और सोच लेता हूँ कि हम लोग सी इनवर्स वाले तरीके से कर सकते हैं, बट अभी तुम लोग को सी इनवर्स आता ही नहीं है ना, नहीं तो हम लोग इनवर्स निकाल लेते। देखो मेरा क्या दूसरा दिमाग क्या चल रहा था, दूसरा दिमाग क्या मतलब दिमाग क्या चल रहा था कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें कि सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ है, आपके पास तीन मैट्रिक्स है, फाइंड डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ।
तो सी डी माइनस ए बी अगर आपका ओ के इक्वल है, मतलब 0 के इक्वल है, तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि सी डी विल बी इक्वल टू ए बी. इफ सी डी इज इक्वल टू ए बी, मैंने अभी अभी आप लोग को प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया था. अगर मैं सी इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों जगह, तो सी इनवर्स इंटू सी तो आई हो जाएगा, और आई इंटू डी तो तुम्हारा डी रह जाएगा. सो डी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सी इनवर्स इंटू ए बी. अब क्वेश्चन ये है, सी इनवर्स तो तुम्हें निकालना ही नहीं आता, ठीक है. तो इस चैप्टर में सी इनवर्स तुम लोग नहीं निकाल सकते, वरना अगर सी इनवर्स आता, अच्छा, तो तुम्हारा आंसर आ जाता. बाकी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता सकता हूं अभी, इफ यू वांट टू. सी इनवर्स निकालने का, अच्छा यार नहीं, डिटर्मिनेंट भी तो बताना पड़ेगा. यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा. वैसे डी की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँगा, तुम लोग को जिनको अगर डिटर्मिनेंट्स का थोड़ा बहुत याद है, तो सी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डेट ऑफ सी. डेट ऑफ सी यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है. एडजॉइंट ऑफ ये सी इनवर्स तो तुम्हारा ये बन जाएगा -5 -3 8 और 2. ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 10 - 7 इज़ 3. ये आपका हो जाएगा 4 - 4 इज़ 0. 15 - 28 इज़ -13. 15 प्लस, अरे यार 15 + 28 इज़ +43. ये तो कितना गंदा आ रहा है. 6 + 16 इज़ 22. और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो बहुत ही गंदी वैल्यू आएगी. बाप रे बाप, छोड़ो भाई. मतलब इससे भी सॉल्व होकर के आपकी एक वैल्यू हम चेक कर सकते हैं कि -110 आ रही है कि नहीं आ रही. आनी तो चाहिए भाई, बी की वैल्यू -110 शायद तक. हाँ देखो, बी की वैल्यू -110 ही आ रही है, ठीक है. तो इन्होंने बहुत ही सही तरीका किया. बाकी इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन को सॉल्व किया है, वो मैं आपको बताया. तो मैं ये इक्वेशन सॉल्व करने नहीं वाला. डी मैट्रिक्स को ABCD माना है. अब आप मल्टीप्लाई करो और फिर चीज़ों को इक्वेट कर दो. 2a, फिर आपके यहाँ 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल रहेंगे, उन चारों को सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है. ये इन लोग का तरीका है. अच्छा, 4 इक्वेशन को सॉल्व कैसे अच्छा, ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ए और सी आ जाएगा. इन 2 को सॉल्व करोगे, बी और डी आ जाएगा. खत्म हो गई बात, ठीक है. मुझे वीडियो ऑब्वियसली पॉज करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो मिसलेनियस में कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं लगेगा. तो मैं पॉज कर रहा हूँ, तुम भी एक सिप पानी पियो, आगे बढ़ो. तो मिसलेनियस एक्सरसाइज, फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो यार ये तो एग्जाम्पल ही था ना, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, प्रूफ दैट. ये तो हो गया ना, ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, है ना. तो ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा, ठीक है ना. ये देखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ दैट ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. और एक्चुअली में ये देखो, एक्सरसाइज का यही तो क्वेश्चन था, जो जिसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक आया था, ये वाला. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये वाला आपका एक्सरसाइज का 11 जो क्वेश्चन है, वही आपका मिसलेनियस का एक्चुअल में फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है. तो मैं ये नहीं कर रहा, दूसरा वाला करते हैं यार. शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. तो इस क्वेश्चन को पहले तो समझते हैं इन्होंने बोला क्या है, और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व. शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी. तो बी डैश ए बी एक आपके पास एक मैट्रिक्स है. इसको उस पर करते हैं, बोर्ड पर करते हैं. पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर बोर्ड पर करते हैं. शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, बी डैश ए बी अगर एक मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग अभी सी मान लेंगे, तो सी अगर सी डैश के तब इक्वल होगा, मतलब ये वाली मैट्रिक्स मेरी तब सिमेट्रिक होगी जब ए बी सिमेट्रिक है. ये मैट्रिक्स तब स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है. वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है. तो बी डैश ए बी है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जरा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. तो लेट, हम लोग ने क्या किया, बी डैश ए बी को हम लोग ने एक सी मैट्रिक्स मान ली. अब क्वेश्चन में गिवन ये है, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, बट हम लोग को प्रूव ऐसा करना है कि अगर ए सिमेट्रिक है, इफ, तो 2 कंडीशन बन जाएगी सीधा सीधा. इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और दूसरी कंडीशन बनेगी कि इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है. तो टू प्रूव क्या हो जाएगा यहां पर हम लोग का, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, टू प्रूव सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज.
यहां पर क्या हो जाएगा, टू प्रूव C इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज। तो जब A स्क्यू सिमेट्रिक है तो C भी स्क्यू सिमेट्रिक है, जब A सिमेट्रिक है तो C भी सिमेट्रिक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे यार, बहुत ही आसान चीज। C अगर आपका ये है तो C ट्रांसपोज पहले तो C ट्रांसपोज क्या होगा, C ट्रांसपोज मैं बीच में निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो C ट्रांसपोज आपका होगा B डैश A B का होल ट्रांसपोज, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज अ रिवर्सल लॉ, चाहे तो वो 3 मैट्रिक्स लगे 4 मैट्रिक्स हो, इट इज अ रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ मतलब सब कुछ ऐसा लिखा हो जाएगा, सॉरी डैश लिखा है, ठीक है, सब कुछ उल्टा लिख देंगे, ये बी इधर ए उसके बाद फिर बी डैश और सबके ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, ए बी का होल ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो रिवर्सल लॉ है, तो रिवर्स करके ट्रांसपोज लगा दो, रिवर्स करके ट्रांसपोज लगा दो। बी डैश आपका क्या हो जाएगा, वो तो एज इट इज रहेगा, ए डैश आपका ए डैश हो जाएगा, बी डैश का डैश क्या होता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होता है। तो सी डैश आपकी वैल्यू ये आ रही है। अब जरा लॉजिक लगाओ, इस इधर वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं, a इज इक्वल टू ए डैश है तो मेरा सी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी, और क्या मैं बोल सकता हूं, माई सी डैश इज कमिंग आउट टू बी सी, क्योंकि सी मेरा बी डैश ए बी था, यहां पर भी मेरा बी डैश ए बी आ रहा है। अगर मेरा a माइनस ए डैश है तो मेरा सी डैश क्या बन रहा है, बी डैश इंटू माइनस ए, क्योंकि ए डैश की जगह मैं माइनस ए लिख सकता हूं, माइनस का साइन यार इधर लिख दिया, इंटू बी, माइनस का साइन बाहर आ गया, तो माइनस बी डैश ए बी विच कैन बी रिटन एज माइनस सी। सो सी डैश इज इक्वल टू मेरा माइनस सी आ रहा है, मतलब सी इज इक्वल टू माइनस सी डैश आ रहा है। इसका मतलब वी प्रूव्ड कि जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये इसका यार प्रूफ था, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं यार। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सेटिस्फाई द इक्वेशन A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I। तो मैंने तुम लोग को बोला था देयर इज समथिंग नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को ये भी बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इन सब के स्क्वायर्स जब आप करोगे तो इसका टोटल आंसर 1 आना चाहिए। मैं देखो मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज भी बताया तो इसी बहाने ऑर्थोगोनल की, और मैं तुम लोग को ये प्रूफ भी कर देता हूँ। सो 0 2/z है, मल्टीप्लिकेशन तो इधर ही परफॉर्म कर लेते हैं यार, मल्टीप्लिकेशन इधर ही परफॉर्म कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पहले तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरा, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे, ए ट्रांसपोज मेरा आ जाएगा 0 2y और z, x y और माइनस z, x माइनस y और z, ठीक है। आई होप मैंने ठीक लिखा है, एक्स वाई और माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड ठीक लिखा है, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, चलो, और बाकी वो नीचे वाले जेड्स है, जेड्स जेड्स जेड्स, ठीक है। अब वो बोल रहा है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आई, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आई, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज है, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं क्योंकि ए ट्रांसपोज इनटू ए करना है, ठीक है। तो अब जरा आंसर बताओ भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाओ, 0 0 एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर बन गया बेटा टोटल, 0 xy माइनस एक्स वाई 0 बन गया, z 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0 बन गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 xy माइनस एक्स वाई 0, अगर तुम देखोगे तो ये सारे 0 ही बनने वाले हैं, ठीक है। वो तुम चेक कर लेना, चाहे तो तुम्हें चेक करना है तो ये सारे तुम्हारे 0 बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हें प्रूव ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का करना है तो ऑब्वियसली 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लाना है। तो सिंपल सी बात है, डायगोनल एलिमेंट्स ही तो आएंगे क्योंकि बाकी को तो 0 होना ही पड़ेगा। बाकी फिर भी तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक एक बार कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वाला क्या होगा, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 6y स्क्वायर, ठीक है। और z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा 3z स्क्वायर।
ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तुम जब इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से तुम्हारा 2x² इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ रही है। अगर तुम 6y² इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 आ रही है। z की वैल्यू सिमिलरली प्लस माइनस 1/√3 आएगी, क्योंकि 3z² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ रही है। क्या मैं इसको कोई दूसरे तरीके से और कोई इजी तरीके से सॉल्व कर सकता था? हाँ मैं कर सकता था, हाँ मैं कर सकता था, हाँ मैं कर सकता था। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल बेटा, जब ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के इक्वल होता है, जब भी ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के इक्वल होता है, मैं नाम आई बिलीव सही ले रहा हूँ, बाकी कहीं गलत ना ले लूँ। अगर गलत लूँगा तो मैं जेई वाले या फिर मैं कमेंट में लिख के बता दूंगा। ठीक है, जब भी मेरा ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उठाओ, उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्क्वायर करो, मतलब 0² प्लस x² प्लस x², वो हमेशा बेटा 1 के इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल। यहाँ से देखो 2x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लो, वो भी 1 ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये कहती है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये कहती है कि अगर आपने एक रो उठाई और दूसरी आपने एक रो उठाई, आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू एक्स विल गिव मी, इसको जरा रब कर लें, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इंटू एक्स विल बी 0, 2y इंटू वाई विल बी 2y² एंड z इंटू माइनस जेड इज माइनस z²। ये वैल्यू जब तुम कैलकुलेट आउट करोगे तो भी तुम्हारी 0 आएगी। तुम खुद सोचो, यहां पर मेरी y की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 1/√6, क्योंकि मेरा 6y² इज इक्वल टू 1 था और मेरा 3z² भी इज इक्वल टू 1 था। हम लोग ने अभी अभी प्रूफ किया ही था ये सब। तुम खुद देखो, 2y² अगर तुम निकालोगे तो 2y² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। क्योंकि खुद सोचो ना, 6y² इज 1 तो 2y² इज 1/3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गई तुम्हारी 1/3। z² की वैल्यू भी तुम्हारी 1/3 है, इधर माइनस, ये देख लो आंसर 0 आ रहा है। अब तुम चाहे तो इधर भी कैलकुलेट कर लो, x² प्लस माइनस y², सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, x² माइनस y² माइनस z², क्या आंसर 0 आ रहा है? आएगा बेटा। x² क्या है? x² है 1/2, y² है 1/6, z² है 1/3, आंसर 0 आ रहा है। तो ये होती है बेटा ऑर्थोगोनल। मेरे हिसाब से ऑर्थोगोनल ही बोलते हैं, बाकी कुछ और बोलते होंगे तो मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे 3-4 नाम होते हैं यार, इनवॉलेंट्री, निलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, पता नहीं ये सारे नाम होते हैं। मैं कहीं किसी नाम से ना कंफ्यूज हो गया हूँ, बट इसको बोले क्या ना बोले मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट ए ट्रांसपोज इंटू ए जब भी आई के इक्वल होता है तब ये प्रॉपर्टी लगती है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमेशा 1 होता है। कोई भी कॉलम के स्क्वायर्स को अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करोगे उनके स्क्वायर करके तो 1 आएगा, और कोई भी दो कॉलम को अगर आपस में दो रो को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 0 आता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, खत्म। ये तो मैं करके बताने भी नहीं वाला, मैं सोचने भी नहीं वाला ये मैं करके बताऊं। फॉरवर्ड वैल्यूज तो ये और ये क्योंकि सेम है तो मैं ये करके बता देता हूँ। 4 और 6 में मैं 6 करके बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली दिख रहा है ना, तो मैं आपको ये वाला करके बता देता हूँ, नीचे वाला। तो पहले क्या करो यार, सिंपल सी बात है, एक रो एक कॉलम उठाओ, ठीक है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, फिर उससे ये मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, जैसी बाकी तो जैसी मर्जी, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करके भी ये करोगे तो भी चलता ही है, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्राइस पॉसिबल है। तो ये लगाया तो x -2 बना, यार ये दिक्कत ना करे बस, 0 -10 बना, ठीक है,
2x -5 -3, 2x -8 बना। ओ बाप रे, बहुत बड़ा बनेगा। क्यों, ये तो 1 × 3, ओ ये तो 1 × 3 है ना, तो ये तो ख़त्म हो गया। 1 × 3 और 3 × 3, तो आंसर 1 × 3 आना चाहिए। हाँ यही बना, क्योंकि एक रो है और 3 कॉलम है, रोज तो और है ही नहीं, तो ख़त्म हो गया। मैं भी यार, ठीक है, तो ये बन गया बेटा तुम्हारा, है ना, ठीक है। और फिर अब आपको x4 1 से मल्टीप्लाई करना है, x4 और 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके साथ करो, पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो x × x -2 ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। x × x -2 -10 × 4 इज -40 प्लस 2x -8, इस पूरे का आंसर मेरा 0 के इक्वल आएगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक बन रही है यार, ठीक है। तो x² -2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। या अरे बाप रे यार, ये गलत बात है, ये पक्का पक्का कुछ गलत हुआ है, पक्का कुछ गलत हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। पक्का कुछ गलत हुआ है भाई, कैलकुलेशन चेक करो यार। अरे यार, x -2 -10, मुझे ऐसा लग रहा है गलत हुआ है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने क्योंकि आंसर मेरे पास अभी खुला हुआ नहीं है, या फिर मैं एक बार आंसर, एक सेकंड में फ़ोन लाया, उस पर सोल्यूशन खुले हुए हैं, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। बाकी मतलब तरीका तो तुम्हें समझ में आ गया, बाकी तो कैलकुलेशन में जो हगना है वो मैंने हगा है, -5, ऐसा यही आना चाहिए। एक सेकंड, बाकी देख लेते हैं 40 और ये, हाँ एक सेकंड रुको। तो हम लोग मिसलेनियस का कौन सा कर रहे हैं, 6th कर रहे हैं ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं यार, 6th कर रहे हैं तो मिसलेनियस का 6th, वाह इन्होंने करके ही नहीं दिया है, इनका 6 दूसरा है, क्यों भाई, तो ये कौन सा है इनका, 9th है इनका, हाँ ठीक है आंसर, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं था, कैलकुलेशन ही है बेसिकली, है ना, फिर क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। चलो 7th, a manufacturer produces 3 products XYZ, he sells in 2 markets, annual sales are indicated below। क्या करना है, इफ यूनिट सेल प्राइजेस ऑफ XYZ are 2.5, 1.5 and 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। अरे यार, if the unit cost of the above 3 commodities are 2, 1 and 50 पैसा, find the gross profit। अरे यार, तो XYZ 3 चीज़ें हैं जिनके प्राइजेस आपको दिए हुए हैं, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। और a manufacturer produces 3 products which he sells in 2 markets। ओके भाई, ठीक है जी, 2 मार्केट्स में आप उसको बेच रहे हो, तो सॉल्व करना है अब आपको, बहुत लंबा जाएगा यार ये, मतलब वैसे तो मल्टीप्लिकेशन ही करना है प्रोडक्ट्स को उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के साथ, तो 10,000 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2000, 18,000 इंटू 1, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते। वैसे तो कैलकुलेट तुम डायरेक्टली भी करोगे तो 18,000, 3,000, 21, 21 और 25, 46। मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती की है, 18 इंटू 1 18, 2 इंटू 1.5 3, तो 21, 10 इंटू 2.5 तो 25, तो दिक्कत क्या है।
हाँ ठीक ही है आंसर, मैं गलत देख रहा हूँ। हाँ ठीक ही है, ठीक है ना। चलो तो इसको मैट्रिक्स में कैसे बनाओगे यार? तो मैट्रिक्स में बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी, दूसरी आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी इनके प्राइजेस की। तो इनके प्राइजेस क्या था, पहले वाले का 2.5 था, दूसरे वाले का 1.5 था, उसका 1 था, ठीक है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज़ लिखी हुई है इनटू प्राइजेस, प्राइजेस हमेशा कॉलम में लिखा करो, जो प्रोडक्ट्स है वो हमेशा ऐसे लिखा करो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में रो वाइज लिखा करो, और जो आपके प्राइजेस है वो हमेशा कॉलम वाइज लिखा करो। दूसरे का कितना आंसर आ जाएगा, 15,000, 30,000, 45 और 8, तो 53, तो 53 आंसर है। हाँ सही है आंसर, एक का 46,000, एक का 53,000, आर आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म। अब वो क्या बोल रहा है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कॉमोडिटी, अब आपके पास कॉस्ट भी है, तो कॉस्ट आपके पास कितना है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। 2, 1 और 50 पैसा, 2, 1 और 50 पैसा आपका ग्रॉस आपका क्या है, आपका एक कॉस्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, ये मेरी सेल्स की प्राइस है, तो सेल्स की प्राइस है मेरी 2.5, 1.51, कॉस्ट की प्राइस है मेरी 2, 1 और 0.5। क्यों मैं माइनस करूँगा प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है सेल्स माइनस कॉस्ट, एसपी माइनस सीपी आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये आंसर आपका सीधा आ जाएगा 0.5, 0.5, 0.5। तो अब आपके पास प्राइजेस हैं 0.5, 0.5, 0.5, इनसे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर वापस आपके कितने बन जाएंगे, 0.5 इंटू 10,000 आपका होता है 5,009, तो 15,000 आपका आंसर होगा। हाँ वही है, और दूसरे वाले का 3 + 10, 13 + 4, 17 विल बी योर आंसर। यस, हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब इसमें भी बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारे वेरिएबल बनेंगे यार, ठीक है ना। तो फाइंड द मैट्रिक्स सो दैट दिस, तो इक्वेशन और वेरिएबल बनाने के लिए सॉल्व करते हैं यार। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि x का ऑर्डर क्या है, क्योंकि x का ऑर्डर जब तक पता नहीं लगेगा तो हम लोग को ये नहीं पता लगेगा हमें वेरिएबल कितने लेने हैं, ठीक है। आपको x मैट्रिक्स ढूंढनी है। अब ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स है 2x3, ये मैट्रिक्स है मेरी 2x3, तो x का जो ऑर्डर होगा, x का जो ऑर्डर होगा उसका जो कॉलम होगा वो तो 2 होगा, वो तो 2 होगा। दूसरी चीज, अगर मैं ये देखूं मेरा फाइनल आंसर भी 2x3 बन रहा है। आंसर हमेशा क्या होता है, अगर मैं इसको m ले लूं तो आंसर हमेशा क्या बनता है, ये वाला बनता है, तो m×3 विल बी योर आंसर विच इज 2×3, हेंस बाय m हैज टू बी 2। तो बेसिकली मेरी जो x मैट्रिक्स है वो क्या होगी, 2×2 मैट्रिक्स होगी। तो x मैट्रिक्स को मान लो ABCD। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। मैट्रिक्स का बेसिक प्रिंसिपल लगा है कि इसके कॉलम्स इसके रोज के इक्वल होंगे, और जो आंसर मैट्रिक्स होती है वो रोज ऑफ फर्स्ट इंटू कॉलम्स ऑफ सेकंड होता है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर आएगा a+4b, यार 2a+5b कितना बड़ा जाएगा, 3a+6b, ये कर लेना यार, ये तो c+4d, 2c+5d और 3c+6d, ये आपकी इक्वेशंस बनेंगी। फिर आपको इक्वेट करना है a+4b इज इक्वल टू -7, 2a+5b इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a+8b इज इक्वल टू -14। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, -14 माइनस ऑफ -8 इज -6, -6 इज इक्वल टू 3b, -6 इज इक्वल टू 3b, b इज इक्वल टू -2, ठीक है। b क्या मेरा -2 आ रहा है, हाँ b -2 ही आ रहा है बेटा, b -2 आ रहा है, तो a क्या हो जाएगा, प्रोबेबली +1 होगा, हाँ वही है। ऐसे ही बेटा इसको भी कैलकुलेट कर लो, c+4d तुम्हें 2 दिया हुआ है, 2c+5d तुम्हें 4 दिया हुआ है, इसको इंटू 2 मारो, ठीक है ना, तो और फिर सब्ट्रैक्ट मार दो तो 3d इज इक्वल टू 0 हो गया, वहाँ d 0 आ गया। ये मेरा क्या आ रहा है भाई,
हाँ डी ज़ीरो है, और डी ज़ीरो है तो सी टू है। सही है, सही है हमारा। तो हमारी फाइनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू शायद -2 आई थी या -3 आई थी अपनी, जो भी आई थी -2 आई थी, तो 1 -2 2 और 0। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 -2 2 और 0। आई बिलीव यही है। हाँ यही है। ठीक है, तो ठीक है यार, ये सब हलवा था यार, ये मतलब इस पर कुछ मेहनत नहीं थी, ये तुम लोग भी आप इस पे वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। अब मैं पॉज दे रहा हूँ और फिर मैं वापस वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो, ठीक है ना। तो बस अब हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चन है ना स्टार्ट करते हैं। तो इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा दिया हुआ है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन तो भाई ए स्क्वायर ढूंढ लो यार, क्या फालतू क्वेश्चन है, मिसलेनियस के क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, और क्योंकि ये आई के इक्वल है तो मेरी इक्वेशन तो डायरेक्टली ये इधर जो भी आएगा अपने को कोई लेना देना नहीं है एक बार के लिए। तो पहली इक्वेशन तो हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसी कोई इक्वेशन है भाई, देखो भाई, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये सी ऑप्शन है क्या इसका आंसर? क्या ये क्या था ये भाई, क्या था ये? मतलब क्या पूछ रहे हैं कि इतना थका हुआ हूं ना मैं, अब मुझे अब ये लोग यार चलो यार आगे बढ़ो। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, भाई जीरो होगी, सिंपल सी बात है। एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कैसे हो सकती है? ठीक है, खुद सोचो, एक ए मैट्रिक्स है, ए एच जी, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉफ़ी, ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी सी तो वैसे ही जीरो हो जाने चाहिए। और खुद सोचो, एच को अगर माइनस एच के इक्वल होना चाहिए तो एच को भी जीरो होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एक नल मैट्रिक्स ही खुद की सिमेट्रिक और खुद की स्क्यू सिमेट्रिक होती है, वरना तो और कोई पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं डायगनल मैट्रिक्स से था, देखो ये तो कभी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, ये तो मैंने प्रूव ही किया है तुम्हें जब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया तो। ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में ये और ये ऑपोजिट साइन के होते हैं जो कि इसमें नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो आंसर से वैसे ही चला गया। डायगनल मैट्रिक्स अगर मैं लेता तो ए बी सी बाकी सारे जीरो लेता, तो भाई ये कभी भी ये भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। डायगनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक जीरो होते हैं, ये तो याद वैसे भी रखना है हमें। तो बस यही चीज़ थी, तो ये तो खत्म हो गया। एंड इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई प्लस ए क्यू माइनस 7a इज। तो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि अच्छा है, करने लायक है। अगर आपकी वैल्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब। तो मैं पहले ही एक चीज़ बता दूं, आई प्लस ए का होल क्यूब कैन बी टेकन एज, देखो आइडेंटिटीज वैलिड होती हैं एक्चुअल में, ठीक है, किसके अंदर, मैट्राइसिस के अंदर। बट अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा होता तो एक्चुअली में तुम्हें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करना होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लोग डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते थे? वो सिर्फ तभी लिख सकते हैं बेटा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं ना कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, तो तब हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। अब तुम खुद सोचो, आई प्लस ए का होल क्यूब जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो सीधा बनता है आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। अब यहाँ पर तुम सोचोगे कि क्यों मैंने बेसिकली आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए नहीं किया, क्योंकि यार समझो इस बात को, आई इंटू ए तुम जब भी करोगे या ए इंटू आई तुम जब भी करोगे आंसर तो ए ही आना है। समझ में आई बात? क्योंकि आई इज़ वन बेसिकली ना, तो उस वाले में आपको टेंशन नहीं होती कि
क्या वो कम्यूट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बाकी में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम्यूट वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अगर उसने नहीं बताया हुआ है तो अकॉर्डिंगली आप लोग को प्लान आउट करना है कि मेरा आंसर क्या आएगा। अगर वो कम्यूट कर रहा है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर वो कम्यूट नहीं कर रहा तो आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो आपके टर्म्स आएंगे। तो आई क्यूब, सबसे पहले मैंने तुम लोग को एक चीज़ बताई थी, आई स्क्वायर भी आई होता है, आई क्यूब भी आई होता है, आई की पावर 4 भी आई होता है। आई को कुछ भी कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो आई आएगा। आई स्क्वायर 1 की तरह ट्रीट होगा तो ये 3a बन जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बन जाएगा प्लस ए क्यूब हो जाएगा। तो ये आप लोग का बन गया। अब अच्छा ध्यान दो, ए स्क्वायर की जगह भी ए सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो आई प्लस 3a प्लस 3a, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह ए है। अब बचा बेटा ए क्यूब। अब कुछ सोचो, ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है तो अगर मैं बेसिकली प्री मल्टीप्लाई करूं एक ए इधर मल्टीप्लाई किया, एक ए इधर मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ये मेरा प्री मल्टीप्लिकेशन है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और मुझे पता है ए स्क्वायर ए के इक्वल है, मतलब बेसिकली ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसका भी कुछ नाम है, ठीक है, ये शायद आइडेम्पोटेंट, पता नहीं, ये इसका भी कोई नाम है, मुझे ऐसे ऑब्वियसली मैट्राइसिस के नाम नहीं याद। अपने को तो यार प्रॉपर्टीज जान करके क्वेश्चन करने होते हैं, तो ठीक है। तो ए क्यूब भी ए के इक्वल हो गया तो प्लस ए लगा दूंगा, तो हेंस मेरा आंसर बन जाएगा आई प्लस 7a। तो अब मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया, आई प्लस ए क्यूब बन गया आई प्लस 7a, और उसमें से मैं 7a को माइनस कर दूं, हेंस मेरा आंसर कितना आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। सो फाइनली मैट्राइसेस हम लोग ने डे 3 में कर लिया है ख़त्म, पूरी एनसीईआरटी चार्ट लिए। देखो अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स चालू करेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। आप लोग का फिज़िक्स तो चलता रहेगा, फिज़िक्स मुझे लगता है और 2 दिन यही चैप्टर चलेगा, तो मेरी कोशिश यही रहेगी डिटर्मिनेंट्स में कि 2 से 3 दिन में डिटर्मिनेंट्स भी मैं आप लोग के लिए आप लोग का ख़त्म कर लूँ, सो दैट हम एक ही बार जब हम लोग मैथ्स में पॉज डालेंगे, मैथ्स में सिर्फ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और हम लोग केमिस्ट्री भी चालू कर देंगे, ठीक है, केमिस्ट्री भी चालू हम लोग कर देंगे। तो हम लोग का एक चैप्टर बेसिकली फिज़िक्स का, 2 चैप्टर मैथ्स के, और बाकी हमारे केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई बिलीव इस वीक जितना भी आपने किया होगा ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा। हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, मतलब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है, हर एक चीज़ सॉल्व की है। तो बोर्ड्स में कैसा आता है ये तो आपको समझ में आ गया, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप देख ही रहे हो अपने पास। सो विद दिस गाइज, दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ, है ना। आई होप आप लोग को मुझसे ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो जेई के पर्सपेक्टिव से तो मैं नहीं बोलता कि ये आसान है, बट येस दिस इज़ एन ईजी चैप्टर, ठीक है। तो बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही आसान है। आई होप आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, दिस वॉज डे 3 ऑफ 270। जय श्री राम।